डियर स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत अब हम लोग महात्मा गांधी के विचारों के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी, जिन्हें कि फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में न सिर्फ बहुत कुछ सुन रखा होगा, बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारा नज़रिया होगा गांधी के विचारों को पढ़ते समय, कि उनसे किस तरीके के यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर जो प्रश्न पूछे जाए तो उनका आप बेहतर तरीके से और टू द पॉइंट आप उनका आंसर लिख पाएँ। तो जो हमारी यूपीएससी की डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है गांधी के विचारों को देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें एक बार हम लोग देख लें। तो अगर आप विगत 10 वर्षों में देखेंगे तो गांधी से अब तक 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो 2015 में पूछा गया है, और ये जो प्रश्न है वो एक सीधा सीधा प्रश्न है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि राज्य के संबंध में गांधी के विचार, यानी गांधी का जो व्यू है वो स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में क्या है, वो उन्होंने पूछा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे वो 2016 में पूछा गया है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी इंग्लिश में लिखा है कि एग्जामिन गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी मॉडर्नाइजेशन के बारे में क्या उनका एक क्रिटिकल व्यू है, उसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। और जो तीसरा प्रश्न आप देखेंगे वो 2019 में है, जिसमें उन्होंने पूछा है एम.के. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि उनका पूरा नाम है, कि स्वराज की संकल्पना। ठीक है, तो ये जो भी उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, चाहे वो राज्य के बारे में पूछे हैं, चाहे मॉडर्नाइजेशन के बारे में पूछे हैं, या स्वराज के बारे में पूछे हैं, इन्हें तो हम पढ़ेंगे ही। इसके अलावा भी गांधी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं उनके विचारों के अंतर्गत, जिसपे कि भविष्य में प्रश्न बन सकते हैं, जैसे साध्य और साधन के विषय में, सत्य अहिंसा के विषय में, सत्याग्रह के विषय में। तो वो सारी बातें भी हम लोग पढ़ेंगे, ताकि भविष्य में भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसे भी आप आसानी के साथ में कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गांधी के विचारों के बारे में। तो देखिए, महात्मा गांधी जिनका कि जो जीवन काल है वो आप जानते होंगे कि वो 1869 से 1948 तक का उनका जो जीवन काल है, ये वही काल है जबकि भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो गांधी की जो मुख्य पहचान है वो तो अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने बड़े जन आंदोलन चलाए उससे है। लेकिन जब हम उनके विचारों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके जो विचारों का जो दायरा है वो बहुत व्यापक है। जो पहली बात हम उनके विचारों के संदर्भ में कह सकते हैं वो यही है कि उनके विचारों का दायरा व्यापक है, अर्थात वो सिर्फ राजनीतिक संदर्भों को ही नहीं उठाते, बल्कि वो सामाजिक संदर्भों को भी उठाते हैं, और जो भी राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक संदर्भों को वो उठाते हैं, उन्हें वो धर्म और नैतिकता और दर्शन इत्यादि की मान्यताओं से भी जोड़कर देखते हैं। तो कुल मिला के मैंने कहा कि जो भी उनका विचारों का जो दायरा है वो बहुत व्यापक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई, या आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ देखेंगे कि भले ही वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बड़े आंदोलन चलाए, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि उनका जो लक्ष्य है वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। वो स्पष्ट रूप से कहते थे कि जो हमारा लक्ष्य है वो राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा लक्ष्य कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारे भीतर भी चेंज आए, हमारे इनर कोर में चेंज आए। हम अपने भीतर के जो हमारे भीतर के जो अच्छे गुण हैं उन्हें हम पहचान सकें। हमारे भीतर का जो ईश्वर है
उससे हम कनेक्ट कर सके, हम अपने भीतर इस तरीके से मॉरल वैल्यूज को, नैतिक मूल्यों को डेवलप करें, जिससे कि हम दूसरों का भी कल्याण कर सके, समाज का भी कल्याण कर सके। तो कुल मिला के वो साफ कहते थे कि देखिए, हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की उस संपूर्ण अवस्था में जाना है जहाँ पे कि जो मनुष्य है वो मॉरली जो है या इथिकली जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड है, यानी नैतिक और आध्यात्मिक रूप से वो जो है स्वतः प्रेरित है, जिससे कि वो जो है न सिर्फ अपना कल्याण कर सके बल्कि समाज का भी कल्याण कर सके। तो ये चीज आप देखेंगे, जो बात मैंने श्री अरविंद के बारे में भी कही थी कि उनके भी विचारों का जो दायरा है, जो रेंज है, वो बहुत बड़ा है। तो गांधी उससे भी कहीं आगे जाते हुए वो और बड़े दायरे में बात करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि उनके विचारों में धर्म का, दर्शन का, नैतिकता के मूल्यों का समावेश है। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि जब आप गांधी को पढ़ते हैं या गांधी के विचारों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप कहीं कहीं आपको तो ये लगेगा कि वो बहुत आइडियलिस्टिक तरीके से बात कर रहे हैं, वो बहुत आदर्शवादी नजरिए से बात कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो वो आदर्शवादी नजरिए से बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि उन्हें यथार्थ की या जो रियलिस्टिक जो कंडीशंस है उसकी भी उनको उतनी ही सूक्ष्मता के साथ में उनको समझ थी। क्योंकि जैसा कि गांधी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जो है भारत के इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि इतना बड़ा मास मूवमेंट क्रिएट किया। हिस्ट्री में गांधी के पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी व्यक्ति के पीछे इतने ज्यादा लोग जो है मोबिलाइज हो गए हों। तो गांधी भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कितना बड़ा मास मूवमेंट क्रिएट किया। जो आप कहते हैं कि गांधी ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया, और उनका जो जीवन रहा है न सिर्फ भारत में बल्कि भारत में आने से पहले या भारत में सक्रिय भूमिका निभाने से पहले उन्होंने बहुत लंबा समय, लगभग आप कह सकते हैं कि 20-21 वर्ष का जो समय है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताए, और वहाँ की जो रंगभेदी सरकार थी उसके खिलाफ भी उन्होंने जो है बहुत सारे आंदोलन चलाए, बहुत सारे प्रयोग किए। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो जिस व्यक्ति का जो पूरा जीवन है वो आंदोलनों और प्रयोगों से भरा हुआ है, तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पे यथार्थ की और जनमानस की जो मानसिकता है उसकी बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से उसको समझ थी। अदरवाइज तो भारत जैसे देश में इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देना वो जो है आसान नहीं था। तो गांधी गांधी भारत के इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं जिनका कि जो व्यक्तित्व था वो आप कह सकते हैं कि वो पैन इंडियन था। ऐसा नहीं था कि गांधी के आने के पहले भारत में लीडरशिप नहीं आ चुकी थी। आप लोग पढ़ते भी हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, तो एक प्रथम पंक्ति के उसमें बहुत सारे लीडर्स आए। लेकिन मोटे तौर पे कहा जाता है कि गांधी के पहले के जितने भी लीडर्स थे वो ज्यादातर रीजनल लीडर्स थे, वो किसी क्षेत्र विशेष तक ही वो सीमित थे। जैसे कि हो सकता है कि कोई महाराष्ट्र तक सीमित हो, कोई बंगाल तक सीमित हो, कोई पंजाब तक सीमित हो। लेकिन गांधी एक अखिल भारतीय नेता के तौर पे उभर के सामने आए, और जो उन्होंने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, तो उससे उनका जो मैसेज था, उनका जो संदेश था, वो पूरी दुनिया में फैला, और जिससे कि जो है दुनिया के बाकी देशों में भी जो इस तरीके के आंदोलन थे वो उनसे जो है प्रभावित हुए। चाहे आप जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम ले सकते हैं अमेरिका में, या दक्षिण अफ्रीका में आप नेल्सन मंडेला का नाम ले सकते हैं, तो जो कि गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो उनका उनका जो प्रभाव पड़ा वो पूरे विश्व के ऊपर पड़ा। तो एक विशाल व्यक्तित्व के वो धनी थे। तो ऐसे में हम जब उनके विचारों को देखते हैं तो फिर हमें बहुत सजगता रखनी पड़ती है कि हम किस तरीके से उनके विचारों को स्टेप बाय स्टेप देखें, क्रमबद्ध तरीके से देखें। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कई बार तो ऐसा होता है कि जब आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते,
तो आपके सामने समस्या होती है कि उसके बारे में आप कैसे लिखें। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है कि जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हैं तो वहाँ और बड़ी समस्या हो जाती है कि किस तरीके से चीज़ों को जो है सीमित समय और सीमित शब्दों में लिखें। तो गांधी के साथ यही है कि आप बहुत कुछ जानते हैं तो आपके सामने चैलेंज हो जाता है कि आप उसको कैसे सीमित शब्दों में सीमित समय में लिखें। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखकर ही गांधी को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बातें मैंने लिखी हैं वो सीधी सीधी हैं, आप उन्हें देख लें। तो मैंने लिखा है कि गांधी के विचारों का दायरा बड़ा है, जिसमें वो राजनीति, सामाजिक संदर्भ, नैतिकता व धर्म सभी को समाहित करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग कर चुके हैं। आगे मैंने लिखा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता को संपूर्णता की अवस्था तक ले जाना था, जहां लोग अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ सकें और नैतिक प्राणी के तौर पर समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकें। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे भी मैंने उन्हीं बातों से जोड़ के कुछ बातें और लिखी हैं कि उन्होंने अपने चिंतन में धर्म, दर्शन और नैतिकता, इनके जो वैल्यूज हैं, इनके जो मूल्य हैं, उसको उन्होंने अपने चिंतन में समाहित किया या अपने चिंतन में उसको स्थान दिया। लेकिन सिर्फ वो चिंतक ही नहीं है, बल्कि उन्होंने उन चीज़ों को व्यवहार में भी लागू करने का प्रयास किया। तो अगर कोई भी उन्होंने इस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया, जैसे उन्होंने सत्य के बारे में बात की, आइडिया ऑफ ट्रुथ के बारे में बात की, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अगर वो सत्य के बारे में बात कर रहे हैं तो सत्य के बारे में वो थ्योरेटिकली ही बात नहीं कर रहे हैं। सत्य के बारे में वो सिर्फ दार्शनिक के तरीके से ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सत्य के साथ फिर वो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। जो उनकी पुस्तक भी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो उसमें आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे अनुभवों का उन्होंने जिक्र किया है। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ सैद्धांतिक व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ दार्शनिक स्तर तक ही सीमित नहीं है, वो सिर्फ जो है एकांत में बैठ के चिंतन करने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनका एक अत्यधिक सक्रिय और क्रियाशील जीवन रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से फिर उनके विचारों को देखना पड़ता है कि जो भी बातें वो कह रहे हैं वो उसको उन्होंने किस तरीके से उसको उन्होंने जो है प्रैक्टिकली जो है लागू करने का प्रयास किया। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि इसलिए उन्होंने अपने चिंतन में धर्म, दर्शन व नैतिकता के मूल्यों को प्रमुखता दी तथा उसे व्यवहार में भी लागू करने का प्रयास किया। ठीक है, आगे लिखा है कि इन्हीं तौर तरीकों से अनेक नवीन मान्यताओं का सूत्रपात हुआ और इसी से गांधीवाद की संकल्पना को भी आकार मिला। तो मैंने कहा कि जो भी उन्होंने मेथड्स अपनाए, जो भी उन्होंने तौर तरीके अपनाए और जो भी उन्होंने प्रयोग किए, तो उससे नवीन मान्यताओं का सूत्रपात हुआ। ठीक है, जैसे सत्याग्रह के बारे में उन्होंने जो प्रयोग किए, सत्य हिंसा को लेके जो उन्होंने प्रयोग किए, स्वराज के बारे में जो उन्होंने बातें कही, है ना, अपने जीवन में उन्होंने जिस आचरण को जो है उन्होंने स्वीकार किया, तो वो सारी जो एक गांधी बेसिकली एक तरीके से वो एक खुद को एक जीवन दर्शन के रूप में लोगों के सामने वो अपने को जो है व्यक्त करते थे कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके से जीवन दर्शन के तौर पे उन्होंने अपने को लोगों के सामने रखा। तो उसी से एक नए तरीके की विचार परंपरा का शुरुआत होता है, जिसे कि हम गांधीवाद कहते हैं। आप भी अपने पाठ्यक्रम में देखेंगे तो आपके पाठ्यक्रम में जहाँ पे राजनीतिक विचारधाराएं लिखी हैं, तो वहाँ भी जो है बहुत सारे जो वेस्टर्न जो आइडियोलॉजीज हैं, तो उनके साथ में गांधीवाद को भी रखा गया है। ठीक है, तो गांधीवाद भी आपके पाठ्यक्रम में है एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और फिर गांधी स्वयं
एक पॉलिटिकल थिंकर के तौर पे भी आपके पाठ्यक्रम में है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो हम अध्ययन कर रहे हैं गांधी के बारे में, तो उनके संपूर्ण पक्षों को समाहित करते हुए हम अध्ययन कर रहे हैं। यानी हम उस चीज का भी ध्यान रख रहे हैं कि जो गांधीवाद से रिलेटेड जो चीजें हैं उसका भी हम ध्यान रख रहे हैं, और जो गांधी के विचार हैं उसका भी हम जो है यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उनसे जुड़े जो विचार हैं या जो मान्यताएं हैं उनको हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गांधी के एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे कि हम कहते हैं साध्य और साधन का संबंध। इसे हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहे हैं गांधी के थॉट में, क्योंकि ये जो गांधी की ये जो आधारभूत जो मान्यता थी साध्य और साधन के संबंधों को लेकर, वहाँ पे वो जिस तरीके की बातें करते हैं वही चीज़ें उनके बाकी दर्शन में या वही चीज़ें उनके बाकी चिंतन में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। जिस तरीके से वो साध्य और साधन के संबंधों को परिभाषित करते हैं वही चीज़ें आप देखेंगे तो उनके सत्य हिंसा के विचारों में या सत्याग्रह के विचारों में या स्वराज के विचारों में आपको दिखाई पड़ेंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये उनका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उनका साध्य साधन के विषय में क्या है, वो बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर आप अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उन्हें बुरे साधनों के द्वारा हासिल नहीं कर सकते। अगर आपका लक्ष्य महान है, आपका लक्ष्य जो है उचित है, आपका साध्य जो है अच्छा है, तो उस चीज को आप जो है बुरे साधनों के द्वारा कभी भी हासिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो गांधी का जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसकी तुलना अगर हम मैकियावेली के विचारों से करें तो आप यहाँ पे बहुत साफ अंतर देख पाएंगे। मैकियावेली के बारे में आपने पढ़ा है, जो कि एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। मैकियावेली क्या कहता है? मैकियावेली कहता है कि यदि साध्य उचित है तो हर प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। मैकियावेली का साध्य क्या था? मैकियावेली का साध्य यह था कि किसी भी तरीके से इटली को जो है यूनाइट करना है, इटली को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करना है। तो वो कहता है कि ये जो लक्ष्य है इटली को एकीकृत करना, इटली को शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करना, तो इसके लिए जो प्रिंस है, जो शासक है, वो कोई भी अगर साधन अपनाता है तो वो सब जस्टिफाइड है, वो सब उचित है, उसे हम बुरा नहीं कर सकते। लेकिन गांधी ऐसा नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, हमारा जो साध्य है, मान लीजिए कि उनका साध्य है अंग्रेजों से जो है भारत को आज़ादी दिलाना, तो कह रहे हैं कि हमारा साध्य है अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाना, तो ये अपने आप में एक महान साध्य है, ये अपने आप में एक उचित साध्य है। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, ये महान है, ये उचित साध्य है, ये उचित लक्ष्य है, लेकिन अगर हम इसे हासिल करना चाहते हैं तो हम इसके लिए हमें जो साधन अपनाने चाहिए वो साधन भी जो है उचित होने चाहिए, वो साधन भी जो है करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो है गलत साधनों से या हिंसा का इस्तेमाल करके इस तरीके के जो है महान लक्ष्य को हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे बहुत साफ देखेंगे गांधी के दर्शन में। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि साध्य साधन के संबंधों के प्रति उनका दृष्टिकोण उनकी आधारभूत संकल्पना को प्रकट करता है। ठीक है, जो बात मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि ये जो रिलेशनशिप है साध्य और साधन का, कि क्या तो साध्य है और क्या साधन है, उनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, यही उनका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो रिफ्लेक्ट होता है उनके बाकी विचारों में। ठीक है, आगे मैंने लिखा है कि उनकी यह आधारभूत मान्यता यह थी कि यदि हम अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो बुरे साधनों द्वारा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट सी बात है। ठीक है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। वे ऐसे विचारों की आलोचना करते हैं जो यह मानते हैं कि यदि साध्य उचित हो
तो सभी साधन स्वीकार्य हैं। ब्रैकेट में हमने नाम लिख दिया है मैकियावेली का, जिससे कि आपके लिए तुलना करना आसान हो जाए कि वो उस बात को क्रिटिसाइज करते हैं। जो लोग ये मानते हैं जैसे कि मैकियावेली कि अगर साध्य उचित हो तो सभी साधन पूजनीय माने जाएंगे, सभी साधन स्वीकार होंगे, वो गांधी जो है ऐसे विचारों को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। आगे आप देखेंगे मैंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं उनकी कृतियों से, जिसमें उन्होंने हिंद स्वराज जो गांधी की कृति है उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि देखिए जो साधन है वो एक तरीके से बीज है और जो साध्य है वो पेड़ है। उन्होंने जो है साधन की तुलना बीज से की और साध्य की तुलना उन्होंने पेड़ से की। तो उन्होंने कहा कि जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही हम प्राप्त करेंगे। यानी वो जो एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का, है ना, तो आम कहाँ से हो, वो वाली बात है कि अगर आप बबूल का पेड़ अगर आप बोएंगे, बबूल यानी एक ऐसा पेड़ जिसमें कि कांटे होते हैं, अगर आप एक कांटेदार अगर आप पेड़ लगाएंगे तो उसमें आप जो है आम जैसे फल की उम्मीद मत करिए। तो वही गांधी ये तर्क देते हैं कि हम जैसा बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। यानी जैसा जैसे हम साधनों का इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके से हमको जो है उसके जो है परिणाम मिलेंगे। अगर हम बुरे साधनों का इस्तेमाल करते हैं, बुरे तौर तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उससे कभी भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। यही बात उन्होंने यंग इंडिया में भी लिखा है कि अच्छे लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो उसी मात्रा में होती है जिस मात्रा में कि उसमें जो है अच्छे साधनों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, अच्छे लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो उसी मात्रा में होगी जिस मात्रा में कि जो है अच्छे साधनों का उसमें प्रयोग किया जाए। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, अगर बात को अगर आप कंक्लूड करें तो आप कह सकते हैं कि गांधी की विचारधारा में या गांधी के दर्शन में जो साध्य और साधन है वो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, वो एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, और ये बात जो है वो थ्योरेटिकली ही नहीं कह रहे हैं, ये बात वो फिलोसफिकली ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वो बात है जो कि उन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा किया कि जैसा कि मैंने कहा कि उनके अनुसार जो लक्ष्य है वो भारत की स्वतंत्रता है, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए वो एक शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन चलाते हैं। तो जब तक आंदोलन शांतिपूर्ण है, जब तक आंदोलन अहिंसक है, तब तक तो उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि चौरी चौरा कांड हुआ, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो उसके तत्काल बाद उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन को उन्होंने जो है स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे अब उनको ये लग रहा है कि ठीक है, हमारा लक्ष्य महान है, हम जो है आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं, ये एक महान लक्ष्य है, लेकिन उस महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर आप हिंसा जैसे अगर बुरे साधनों का अगर इस्तेमाल होगा तो उससे हम वो महान लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जब तक वो आंदोलन अहिंसक था या जब तक वो आंदोलन जो है शांतिपूर्ण था, तब तक तो वो उसे चलाते रहे, लेकिन जहां हिंसा हुई उन्होंने वहां जो है उस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो वही बात मैंने कहा कि ये चीज उनके विचारों में सिर्फ सिद्धांत तक ही सीमित नहीं है, सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो व्यवहारिक रूप से भी वो चीजें वहां पे हमें दिखाई पड़ती हैं। तो वही चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि गांधी ने हिंद स्वराज में साधन की तुलना बीज से और साध्य की तुलना पेड़ से की है। उन्होंने कहा कि हम ठीक वही काटते हैं जैसा कि हम बोते हैं। यंग इंडिया में भी उन्होंने लिखा कि अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति ठीक उसी मात्रा में होती है जिस मात्रा में अच्छे साधनों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये सीधी सीधी बातें हैं जो आप समझ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर उनके अनुसार साध्य यानी जो लक्ष्य है और साधन
यानी जो तरीके आप अपनाते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये दोनों पर्यायवाची हैं और ऐसा उनके द्वारा किए गए व्यवहारिक प्रयोगों में भी दिखाई पड़ता है। तो एंड और मीन्स जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, है ना, दोनों में अभिन्न संबंध है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों को अलग करके देखते हैं, ठीक है। और ये चीजें जो मैंने कहा कि वो उनके व्यवहारिक प्रयोगों में भी हमें स्पष्टता से दिखाई पड़ती है, जो कि अभी मैंने आपको चौरी चौरा कांड के बाद इस तरीके से उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, उसका मैंने आपको उदाहरण दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, जो साध्य और साधन के विषय में उनके जो कॉन्सेप्ट है, उसी को ध्यान में रखते हुए अब हम गांधी के बाकी और विचारों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सत्य और अहिंसा के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि गांधी के चिंतन पे धर्म, नैतिकता और दर्शन का बहुत गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कुछ इस तरीके के आइडियाज लेके आते हैं, जिसमें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार वो लेके आते हैं, जिसे वो सत्य का विचार कहते हैं, यानी जो आइडिया ऑफ ट्रुथ है। अब ये जो आइडिया ऑफ ट्रुथ है, वो गांधी के अनुसार क्या चीज है? आमतौर पे जो सत्य है उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके से परिभाषित किया है, और सत्य को लेके बहुत सारे आप कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शंस भी हैं, और बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट बातें भी कही जाती हैं, और बहुत ठीक ठीक जो है सत्य को परिभाषित करना जो है आसान नहीं है। लेकिन गांधी ने अपने दृष्टिकोण से, अपने खास नजरिए से उन्होंने आइडिया ऑफ ट्रुथ को जो है उन्होंने परिभाषित किया कि वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट न हो, वो सिर्फ एक अमूर्त संकल्पना न हो, बल्कि वो एक ऐसी संकल्पना हो जिसका कि व्यवहारिक जीवन में भी उसका जो है इस्तेमाल किया जा सके। तो गांधी का जो आइडिया ऑफ ट्रुथ है, वो जितना ज्यादा आदर्शवादी है, जितना ज्यादा दार्शनिक है, उतना ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो व्यवहारिक है। तो वो जो आइडिया ऑफ ट्रुथ है, उसको वो 3 शब्दों से जोड़कर परिभाषित करते हैं। वो 3 शब्द क्या है? तो पहला जो शब्द है वो है उचितता, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं राइटफुलनेस, ठीक है। दूसरा जो शब्द है जिसे आप कह सकते हैं न्याय, क्या चीज? न्यायोचित है। और तीसरा जिसे वो कहते हैं वेलफेयर या कल्याण। यानी उनका जो आइडिया ऑफ ट्रुथ है वो एक ऐसा विचार है जो उचित हो, जो राइटफुल हो। जो आइडिया ऑफ ट्रुथ है वो ऐसा विचार हो जो न्यायपूर्ण हो, जो न्यायोचित हो, जो जस्ट हो। और आइडिया ऑफ ट्रुथ वो विचार होगा जिसमें कि सबका कल्याण समाहित होगा। यानी मैंने कहा ना कि वो चीजों को सिर्फ दार्शनिक स्थापना के तौर पे ही नहीं छोड़ते, बल्कि उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उसकी एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी बन जाए, उसकी एक व्यवहारिक उपयोगिता बन जाए। अदरवाइज तो मैंने कहा कि सत्य को लेके हमारा विचार अलग हो सकता है, आपका विचार अलग हो सकता है। ये कहा जाता है कि जितने लोग हैं उतना ही सत्य है इस धरती पे। हर व्यक्ति का अपना अपना सत्य होता है, और जब हर व्यक्ति का अपना अपना सत्य होता है तो वो सत्य कभी लोगों को एक दूसरे के करीब नहीं ला पाता, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना अपना सत्य हो जाता है तो लोगों में टकराहट भी होती है, लोगों में आप कह सकते हैं कि जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन गांधी जिस सत्य की बात कर रहे हैं वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट के तौर पे कर रहे हैं कि जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े, जो लोगों को एक दूसरे के पास लाए, जो लोगों के भीतर कहीं ना कहीं से एक बॉन्डिंग फोर्स क्रिएट करे। और चूंकि गांधी, मैंने शुरू में ही कहा कि गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में बड़े आंदोलनों का या बड़े जन आंदोलनों का जो उन्होंने नेतृत्व किया है, तो वो इस चीज को समझ रहे हैं कि हम जो भी कॉन्सेप्ट लेके आए वो इस तरीके से लेके आए कि जो लोगों को जोड़ने में सहायक हो, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आप देखें कि गांधी के चिंतन पर धर्म, दर्शन
और नैतिकता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए वे सत्य के विचार को, आइडिया ऑफ ट्रूथ को, वो महत्वपूर्ण मानते हैं। और फिर मैंने लिखा कि गांधी के सत्य की जो संकल्पना है वो बहुत व्यापक है, जिसमें जो भी मैं 3 बातों की आपसे चर्चा कर रहा था, जिसमें उचितता, न्याय और कल्याण का भाव निहित है। 3 चीजें हैं, उचितता यानी राइटफुलनेस, न्याय यानी जस्टिस, और कल्याण यानी वेलफेयर। तो ये तीनों के भाव उसमें निहित है। और ये जो तीनों चीजें हैं कि क्या हमारे समाज के लिए, हमारी मानवता के लिए क्या चीजें उचित है, क्या चीजें हमारे समाज के लिए, हमारी मानवता के लिए, क्या चीजें न्याय संगत है, क्या चीजें हमारे मानवता के लिए, क्या चीजें हमारे समाज के लिए कल्याणकारी है। अगर ये जो आइडियाज है कि जो चीजें समाज के लिए, विश्व के लिए उचित है, न्यायपूर्ण है, कल्याणकारी है, ये जो विचार है, यही विचार कौन सा विचार है, जिसे वो कहते हैं आइडिया ऑफ ट्रुथ, वो सत्य का विचार है। तो ये जितना ज्यादा आदर्शवादी है उतना ही ज्यादा ये जो है व्यवहारिक भी है। ठीक है, तो वही बात मैंने आगे लिखी है कि वे सत्य को सिर्फ सिद्धांत के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि उसे व्यवहारिक और स्वीकार योग्य मानते थे। कि ये जो सत्य है, ये जो आइडिया ऑफ ट्रूथ है, ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी चीज है जो कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है और पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है, कि आप उसे स्वीकार कर सकते हैं, आप उसको अपना सकते हैं, आप उसके हिसाब से जीवन जी सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी जो गतिविधियां हैं उनको आप संचालित कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है जीवन में सत्य के प्रयोग पर बल दिया, कि जब वो मान रहे हैं कि जो आइडिया ऑफ ट्रूथ है वो प्रैक्टिकल है, तो अगर प्रैक्टिकल है तो अब हम सोसाइटी में क्या करेंगे, अब हम समाज में क्या करेंगे कि हम उस सत्य को लेके हम प्रयोग करेंगे, हम व्यवहारिक जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे। जो मैंने कहा कि जो उनकी पुस्तक भी है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इस तरीके से उन्होंने सत्य को परिभाषित किया। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि अहिंसा के बारे में उनके क्या विचार हैं और अहिंसा का सत्य के साथ में क्या संबंध है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जिसको हमने बहुत सरल तरीके से जो है आपके लिए लिखा है, कि वो जो है सत्य और अहिंसा में अभिन्न संबंध मानते हैं। ठीक है, यानी सत्य और अहिंसा को आपस में एक दूसरे से जोड़ कर देखते हैं। मोटे तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि उनके अनुसार जो सत्य है वो क्या है, वो साध्य है, और जो अहिंसा है वो उस सत्य को प्राप्त करने का साधन है। जो अभी हम लोग साध्य साधन की बात कर रहे थे, कि साध्य क्या होता है, वो एक तरीके से लक्ष्य होता है, और साधन क्या होता है, वो तौर तरीके होते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि जो सत्य है वो साध्य है, वो लक्ष्य है, क्यों? क्योंकि उसमें भाव क्या निहित है, उसमें भाव निहित है उचितता का, न्याय संगतता का और कल्याण का। कि जो सत्य की जो संकल्पना है वो एक ऐसी संकल्पना है जो लोगों के बारे में उचित ढंग से सोचती है, समाज के बारे में उचित ढंग से सोचती है, न्यायपूर्ण तरीके से सोचती है और सबका कल्याण चाहती है। तो यही चीज तो लक्ष्य है, यही चीज तो एक बेहतर समाज या बेहतर विश्व का लक्ष्य होगा। अब उसको हासिल अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे हासिल करेंगे? गांधी कहते हैं कि उसको अगर आपको हासिल करना है तो हासिल करने का जो साधन होगा, जो तरीका होगा, वो होगा अहिंसा। ऐसा नहीं कि आप कह दें कि हम एक न्यायपूर्ण समाज चाहते हैं, हम उचितता पर आधारित समाज चाहते हैं, हम कल्याण चाहते हैं, और उसके लिए आप जो साधन अपनाएं वो हिंसक साधन अपनाएं, आप संघर्ष का रास्ता अख्तियार करें। कि आप ये कहें कि हम स्थापित तो न्याय करना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरों को जो है हानि पहुंचाए, शारीरिक मानसिक रूप से हानि पहुंचाए, समाज के अन्य वर्गों के साथ आप जो है गलत करें, तो वो चीजें से वो चीज हासिल नहीं होगी। ठीक है,
वही बात जो मैंने साध्य और साधन के संबंधों को स्पष्ट करते हुए कहा था, वही चीज वो यहाँ कह रहे हैं कि जो सत्य है वो साध्य है और जो अहिंसा है वो साधन है। ठीक है, तो लिखा है कि वे सत्य और अहिंसा में अभिन्न संबंध मानते थे और सत्य को साध्य और अहिंसा को वो साधन मानते थे। अब हमें डिफाइन करना है अहिंसा को कि गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है। देखिए, अगेन यहाँ पे भी आप ये कहेंगे कि उनकी जो अहिंसा की जो संकल्पना है वो भी एक व्यापक संकल्पना है। व्यापक संकल्पना कहने का जो यहाँ पे आशय है वो क्या है? वो ये है कि वो अहिंसा को न सिर्फ नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं बल्कि उसे सकारात्मक दृष्टि से भी देखते हैं। नकारात्मक दृष्टि का तात्पर्य ये हो जाएगा कि अहिंसा का अर्थ है कि आप दूसरों को हानि न पहुंचाएं, दूसरों को आप चोट न पहुंचाएं, दूसरों को आप पीड़ा न पहुंचाएं। ठीक है, अब वो जो पीड़ा है, वो जो हानि है, वो जो चोट है, वो शारीरिक भी है और मानसिक भी है। आप किसी को फिजिकली हार्म न करें, आप किसी को शारीरिक रूप से नुकसान न पहुंचाएं। ठीक है, और आप उसको मानसिक रूप से भी हानि न पहुंचाएं, क्योंकि मानसिक हिंसा भी होती है कि आप किसी का अपमान करें, आप किसी को गाली दें, है ना। तो ये भी हिंसा का रूप है। तो ये तो गांधी कहते हैं कि अहिंसा का अर्थ है कि आप दूसरों को शारीरिक और मानसिक रूप से किसी प्रकार का आप उनको चोट या कष्ट न पहुंचाएं। ये तो है, ठीक है, लेकिन वो चीज कहते हैं कि वो चीज पॉजिटिवली भी देखना जरूरी है। पॉजिटिवली क्या होता है कि फिर वो कहते हैं कि आप क्या करें कि आप प्रेम प्रदर्शित करें, लगाव प्रदर्शित करें, दूसरों को सम्मान दें, है ना, या दूसरों के कल्याण के बारे में सोचें। जो शत्रु भी अगर आपका है तो उसके प्रति भी आप अच्छा भाव व्यक्त करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चीजें पॉजिटिव है। यानी बात सिर्फ ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ हिंसा न करें, बात ये भी है कि आप उसके साथ अच्छा भाव, प्रेम, ये सारी चीजें भी आप वहां पे प्रदर्शित करें। तो वही बात यहाँ पे मैंने लिखी है कि जो गांधी हैं वो अहिंसा की भी एक व्यापक संकल्पना प्रस्तुत करते हैं और नकारात्मक और सकारात्मक दोनों दृष्टियों से अहिंसा को परिभाषित करते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली भी देखते हैं, निगेटिवली भी देखते हैं। निगेटिवली जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वहां कहा जाता है कि भाई आपको कुछ करने से रोका जाए, तो क्या करने से रोका जाए? तो हिंसा करने से रोका जाए, कि आप दूसरों के खिलाफ हिंसा न करें, आप उसको शारीरिक मानसिक क्षति न पहुंचाएं। लेकिन जब पॉजिटिवली करने की बात आती है तो होता है कि भाई आप ये चीज करें, तो वहां पे प्रेम प्रदर्शित करना, सहायता करना या बुरे व्यक्ति के साथ भी भला करना, ये सारी चीजें। तो वही बातें मैंने यहाँ लिखी है कि नकारात्मक दृष्टि से अहिंसा का अर्थ किसी को शारीरिक व मानसिक क्षति न पहुंचाने से है, जबकि सकारात्मक दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है प्रेम प्रदर्शित करना, सहायता करना व बुरे व्यक्ति के साथ भी भला करना। अब देखिए, गांधी का जो अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके से डायनामिक कॉन्सेप्ट है, और वो डायनामिक भी है, और उसे आप कह सकते हैं कि वो एक्शन ओरिएंटेड है। क्योंकि मैंने कहा ना कि गांधी एक व्यवहारिक जो है व्यक्ति है, जो चीजों को व्यवहार में उतारना चाहते हैं। तो अहिंसा की जो उन्होंने बात की, तो अहिंसा की बात उन्होंने किताबों में लिखने के लिए नहीं की, बल्कि उसके माध्यम से वो भारतीय जनमानस को वो आंदोलित करना चाहते, वो उनको जो है मोबिलाइज करना चाहते। तो अगर वो अहिंसा के माध्यम से लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं, लोगों को सक्रिय करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको यूनाइट करना चाहते हैं, उनको उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है कि वो कॉन्सेप्ट फिर स्टैटिक नहीं होगा, वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो स्थैतिक नहीं होगा,
वो जो कॉन्सेप्ट है अहिंसा का, वो डायनामिक है, वो गतिशील है, और हमने कहा कि वो एक्शन ओरिएंटेड है, वो कार्रवाई उन्मुख है। और वो किस लिए है? वो इसलिए है कि वो व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, वो इस विश्व को एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं। यानी अहिंसा वो साधन हो जाता है जिसके माध्यम से कि वो चेंज लाना चाहते हैं। वो जो है वो किसी ऐसे लक्ष्य तक ही वो सीमित नहीं है कि चलो हम अंग्रेजों को यहाँ से हटा दें। वो तो एक लक्ष्य है कि वहाँ पे भारतीयों को आज़ादी मिली, वो तो एक लक्ष्य है, लेकिन उससे कहीं आगे जाते हुए वो जो है व्यवस्था को इस तरीके से बदलना चाहते हैं कि व्यवस्था लोगों के कल्याण के प्रति उन्मुख हो, सोसाइटी में भी जो बुराइयां हैं उसमें भी चेंज लाएं, और विश्व को जो है एक बेहतर स्थान बनाया जा सके। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि उनका जो अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हाई मॉरल वैल्यूज है, जिसमें कि उच्च नैतिक मूल्य है, और वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको कि वो कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उसको अपनाएगा, अगर अहिंसा को अपनाएगा या अहिंसा के रास्ते पे चलेगा, तो ये चीज उसके लिए एक मॉरल फोर्स का काम करेगी। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए, वो ये कहते हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा या सुना होगा, कि गांधी इस बात को कहते भी थे कि अगर आप अहिंसा को स्वीकार करते हैं तो ये आपके लिए कमजोर होने जैसा नहीं है, ये आपकी एक बहुत बड़ी नैतिक ताकत है, ये एक मॉरल फोर्स है। तो वो ये कहते हैं कि ये चीज जो है ये किसी कमजोर का जो है ये अस्त्र नहीं है। जो अहिंसा है वो कमजोर का अस्त्र नहीं है, ये शक्तिशाली का अस्त्र है। इसको वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो शक्तिशाली है। ऐसा नहीं कि ये मजबूरी में धारण की गई चीज है, ये शक्तिशाली व्यक्ति ही इसको धारण कर सकता है जिसके अंदर हाई मॉरल वैल्यूज हो। और वो कहते हैं कि ये अहिंसा को धारण करना, अहिंसा को अपनाना, ये कायरता नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक जगह इस बात को स्पष्ट किया कि अगर मुझे हिंसा और कायरता में से किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा। तो कहने का उनका आशय था कि जो अहिंसा है वो कायरता नहीं है। ठीक है, तो वही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि उनके अनुसार अहिंसा एक गतिशील और कार्रवाई उन्मुख, जो अभी मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, गतिशील मतलब डायनामिक, और कार्रवाई उन्मुख का मतलब एक्शन ओरिएंटेड, वो एक एक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है जो कि समाज और व्यवस्था में परिवर्तन लाने और विश्व को बेहतर बनाने में सक्षम है। तो अगर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अहिंसा को अपनाया तो एक ऐसे टूल के तौर पे, एक ऐसे साधन के तौर पे जिससे कि वो व्यवस्था में चेंज लाना चाहते थे। ठीक है, उनके अनुसार अहिंसा की जो अवधारणा है वो उच्च नैतिक मूल्यों या हाई मॉरल वैल्यूज से युक्त है और नैतिक बल प्रदान करती है। ठीक है, कुछ बातें आगे और लिखी हैं मैंने कि उनके अनुसार जो अहिंसा है वो लोगों को राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में संगठित कर सकती है और उन्हें गतिशील कर सकती है, जिससे वे अन्याय व भेदभाव के खिलाफ खड़े हो सकें। इसीलिए वे अहिंसा को शक्ति के पर्यायवाची के तौर पर देखते हैं और अहिंसा को कायरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का अस्त्र बताते हैं। यंग इंडिया में उन्होंने लिखा कि कायरता और हिंसा में से यदि एक का चुनाव करना होगा तो मेरी सलाह सदा हिंसा को चुनने की ही होगी। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपसे कहा कि जो अहिंसा है उसे एक ऐसे साधन के तौर पे वो देखते हैं कि जिसमें उनका ये मानना था कि हम लोगों को पॉलिटिकली और सोशली हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम उनको यूनाइट कर सकते हैं, हम उनको एकजुट कर सकते हैं, हम उनको संगठित कर सकते हैं और हम उनको मोबिलाइज कर सकते हैं, हम उनको जो है गतिशील कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को संगठित कर रहे हैं अहिंसा के द्वारा, अहिंसा के सिद्धांतों पे चलने की प्रेरणा देके,
तो अगर हम लोगों को संगठित कर रहे हैं, लोगों को हम एकजुट कर रहे हैं, लोगों को गतिशील कर रहे हैं, तो हम किस लिए कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि वो जो अन्याय है, भले ही वो अन्याय जो अभी दिख रहा है कि वो अन्याय जो ब्रिटिशर्स हम पे कर रहे हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे कर रही है, जो कॉलोनियल पावर हमारे खिलाफ कर रही है, तो हम उस अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हों। और अगर किसी भी तरीके का और अगर डिस्क्रिमिनेशन है, जरूरी नहीं कि वो जो अन्याय है वो ब्रिटिशर्स ही कर रहे हैं, अगर वो किसी और तरीके का अगर वो अन्याय हो, अगर वो कोई सामाजिक व्यवस्था में कोई ऐसी बात हो कि फला जाति के जो लोग हैं इनको जो है मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देना है, फला जाति के जो लोग हैं ये जो है अस्पृश्य हैं, इनको अनटचेबल मानना है, तो कुछ भी अगर ऐसा सोसाइटी में है तो उसके खिलाफ भी उठ खड़े होना है। और वो जो भी उठ खड़ा होंगे उसके लिए हम अहिंसा के रास्ते से ही हम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तो यही चीज हमको जो है यूनाइट करेगी, यही चीज हमको शक्तिशाली बनाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो अहिंसा है वो शक्ति का पर्यायवाची है। जो बात हमने अभी शुरू में आपसे कही कि उन्होंने कहा कि ये कायरों का हथियार नहीं है, ये कायरों का साधन नहीं है, ये शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसा अहिंसा को अपना सकते हैं क्योंकि उसमें हाई मॉरल वैल्यूज है। ठीक है, वो मजबूरी में अपनाई गई चीज नहीं है, वो उच्च नैतिक मूल्यों से युक्त वो चीज है। और वही बात जो उन्होंने स्पष्ट की, जो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि अगर हिंसा और कायरता में से अगर कुछ अपनाना होगा तो मैं हिंसा को अपनाना ज्यादा पसंद करूंगा, या मेरी जो सलाह होगी वो हिंसा को अपनाने की होगी। तो हम कायरता के वश, हम डर के, हम जो है अहिंसा के मार्ग पे नहीं है। चूंकि हम शक्तिशाली हैं, चूंकि हमारा जो मॉरल वैल्यू है बहुत हाई है, इसलिए हम अहिंसा के मार्ग पे हैं। हम भयवश या डर के वश हम अहिंसा को नहीं अपना रहे हैं। ठीक है, हम चूंकि शक्तिशाली हैं और हमारे अंदर वो चीज है, इसलिए हम अहिंसा को अपना रहे हैं। तो ये बातें उन्होंने इस तरीके से स्पष्ट की। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हीं दोनों जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका आइडिया ऑफ ट्रुथ है या जो आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस है, उनका अहिंसा का विचार है, जो सत्य का विचार है, तो इसी से जोड़ के अब जो है हम जो है गांधी के दृष्टिकोण के हिसाब से सत्याग्रह को अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली ये सत्याग्रह क्या चीज है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सत्याग्रह का जो उनका जो विचार है उसे आप सत्य और अहिंसा के विचार से ही जोड़ के आप उसे देखते हैं। सत्याग्रह जो शब्द है, अगर इस शब्द को अगर आप गौर से देखें, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हुआ? सत्य का आग्रह, यानी जो सत्य का आग्रही है वो सत्याग्रही है। अब सत्य, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि सत्य क्या है, तो सत्य जो है जिसे हम आइडिया ऑफ ट्रूथ कह रहे हैं वो क्या चीज है? तो वो एक ऐसा विचार है जिसमें कि उचितता की संकल्पना है, जिसमें कि न्याय की संकल्पना है और जिसमें कि कल्याण का भाव है। ठीक है, तो न्याय, उचितता और कल्याण, इन सारी चीजों को मिला के जो क्या चीज सामने आती है वो है आइडिया ऑफ ट्रुथ। कि हम कैसा समाज चाहते हैं? हम उचित समाज चाहते हैं। हम कैसा समाज चाहते हैं? हम न्याय संगत समाज चाहते हैं। हम कैसा समाज चाहते हैं? जिसमें सबका कल्याण हो। ठीक है, कोई उसमें दीन दुखी न रहे। हम कैसा विश्व चाहते हैं? जो उचित हो। हम कैसा विश्व चाहते हैं? जो न्याय पर आधारित हो। हम कैसा विश्व चाहते हैं? जो कि जिसमें कि सभी का कल्याण हो। तो ये जो आइडिया ऑफ ट्रूथ है, अगर कोई व्यक्ति इसका आग्रही होता है तो वो सत्याग्रही होगा। लेकिन सत्य, जिसके बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि सत्य क्या है, वो एक तरीके से लक्ष्य है, वो एक तरीके से साध्य है, वो गोल है, वो टारगेट है ना। अब उसको हासिल करने का जो मार्ग है या उसको हासिल करने का जो तरीका है, वो तरीका क्या है, जो साधन क्या है, वो है अहिंसा। कि जो सत्याग्रही है वो अहिंसा के मार्ग पे चलता है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि गांधी ये कहते हैं कि जो सत्याग्रही है, जो सत्य का आग्रही है, जो सत्य के उद्देश्य से प्रेरित है और जो अहिंसा के मार्ग पे चलता है उस सत्य को हासिल करने के लिए, तो वो अगर अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए अगर उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या कोई पीड़ा उसे अगर पहुंचती है,
तो उससे भी वो जो है अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। ठीक है, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि उनकी जो सत्याग्रह की जो अवधारणा है, अब उसमें तीन चीजें हो गई। पहली चीज हो गई सत्य, जो कि लक्ष्य है। दूसरी चीज हो गई अहिंसा, जो कि साधन है। लेकिन उसमें एक तीसरी चीज भी आ गई, वो है कष्ट सहन, जिसे आप कह सकते हैं सफरिंग। यानी उसमें ट्रुथ है, उसमें नॉन वायलेंस है, और उसमें सफरिंग है। कि अगर आपको शारीरिक कष्ट पहुंच रहा है, अगर आपको किसी भी तरीके की पीड़ा पहुंच रही है, आपको मानसिक कष्ट पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी आप अहिंसा के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, सत्य के आप आग्रही हैं, और जो आपका विरोधी है उसने आपके खिलाफ हिंसा की, उसने आपको जो है नुकसान पहुंचाया, तो आप भी जो है क्रोध में आ गए, आप भी जो है भावावेश में आ गए, आपने भी अपने समस्त सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी, और आप वहीं पे आपका भाव बदल गया, और आपने भी उसके खिलाफ हथियार उठा लिया। ऐसा नहीं है। अगर विरोधी अगर आपको कष्ट दे रहा तो आप उस कष्ट को सहेंगे। अगर विरोधी आपको पीड़ा पहुंचा रहा तो आप उस पीड़ा को सहेंगे। उस कष्ट को सहते हुए, उस पीड़ा को जो है महसूस करते हुए भी आप अपने पथ से विचलित नहीं होंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप जो है सत्याग्रही कहलाएंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखने का प्रयास किया है कि गांधी के अनुसार सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का आग्रह। सत्य जो कि साध्य है, उसे प्राप्त करने का मार्ग अहिंसा है। ये बातें तो हम लोग कर चुके हैं जब हम लोग सत्य अहिंसा की बात कर रहे थे। और इस मार्ग पर चलने वाला कष्ट सहन या कष्ट या पीड़ा से भी विचलित नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी के सत्याग्रह की संकल्पना में सत्य, अहिंसा और कष्ट सहन इत्यादि तीन बातें सम्मिलित हैं। यानी पहली बात उसमें जो है सत्य है, दूसरी बात उसमें अहिंसा है, और तीसरी बात उसमें कष्ट सहन है। तो इन तीनों चीजों से जोड़ के ही वो जो है सत्याग्रह को वो जो है परिभाषित करते हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पे उन्हीं तीन शब्दों के आधार पे बात लिखी गई है कि उनके अनुसार जब व्यक्ति कष्ट सहते हुए अहिंसा के मार्ग पर चलता है और सत्य का आग्रही होता है तो उसे सत्याग्रही कहते हैं। ठीक है, तो बातें बहुत स्पष्ट हैं कि तीनों चीजों के आधार पे उसको डिफाइन कर रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति कष्ट सहते हुए अहिंसा के मार्ग पर चलता है और किस लक्ष्य से प्रेरित होता है, किस उद्देश्य से प्रेरित होता है, किस साधन से प्रेरित होता है, वो सत्य के उद्देश्य से, सत्य के साधन से प्रेरित होता है, तो हम उसे सत्याग्रही कहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने जिसकी संक्षेप में चर्चा की थी जब हम लोग श्री अरविंद के बारे में पढ़ रहे थे, कि श्री अरविंद का जो निष्क्रिय प्रतिरोध का जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका पैसिव रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, उसका और गांधी के सत्याग्रह में क्या अंतर है। वहां पे भी हमने शॉर्ट में आपको बताया था, यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूं कि देखिए, जो श्री अरविंद का जो पैसिव रेजिस्टेंस है उसके बारे में गांधी ने खुद इस बात को कहा था कि देखिए, वो जिस रूप में पैसिव रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो विकल्पहीनता के तौर पे या शक्तिहीनता के तौर पे या असमर्थता के तौर पे वो जो है पैसिव रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। जो श्री अरविंद ने कहा, उन्होंने कहा कि चूंकि अंग्रेज इतना शक्तिशाली है और 1857 के अनुभवों से भी हमें यह सबक मिल चुका है कि हम उसके खिलाफ जो है खुल के शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, परिस्थितियों वश हमें जो है पैसिव रेजिस्टेंस का सहारा लेना चाहिए कि हमें वो काम नहीं करने चाहिए जिससे उसको मदद पहुंचे। यानी इससे गांधी कहते हैं कि इससे ये भाव निकल के सामने आता है कि ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है ये मजबूरी का नाम है, कि नहीं, आपके पास शक्ति होती तो आप
तुरंत उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि शक्ति नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं कि अब कोई चारा नहीं है, अब जो है हमें जो है पैसिव रेजिस्टेंस के रास्ते पे चलना है। तो गांधी कहते हैं कि देखिए, जो पैसिव रेजिस्टेंस है वो शक्तिहीनता को दिखाता है, वो कमजोरी को दिखाता है, वो जो है असमर्थता को दिखाता है, वो विकल्पहीनता को दिखाता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो यही ऑप्शन ठीक है। और उसमें एक चीज और आपने देखी थी कि पैसिव रेजिस्टेंस में वो कहते हैं कि श्री अरविंद कहते हैं कि भाई जो निष्क्रिय प्रतिरोध के रास्ते पे चलने वाला है वो सीधे तो हिंसा नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके खिलाफ हिंसा होगी तो वो जो है फिर हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकता है। यानी पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रतिक्रिया स्वरूप रिएक्शन में हिंसा जायज है। लेकिन गांधी का जो सत्याग्रह है उसमें वो कहते हैं कि देखिए, ये जो सत्याग्रही है या सत्याग्रह का जो विकल्प है, ये कोई कमजोरी का नाम नहीं है, ये कोई विकल्पहीनता वाली चीज नहीं है, ये कोई असमर्थता की चीज नहीं कि हम कमजोर हैं, हम विकल्पहीन हैं, हम शक्तिहीन हैं इसलिए हम सत्याग्रही हैं। नहीं, जो बात उन्होंने कही कि सत्य का जो आग्रही होगा, जो अहिंसा के मार्ग पे चलेगा, वो भी कष्ट सहते हुए चलेगा, तो कौन होगा? वो होगा जिसके अंदर हाई मॉरल वैल्यू होगी, जिसके अंदर नैतिक बल की शक्ति होगी। और वो जो नैतिक बल की जो शक्ति है वो इतनी बड़ी शक्ति है कि वो जो है व्यवस्था परिवर्तन लाने में सक्षम है, वो हृदय परिवर्तन लाने में सक्षम है, वो लोगों का हृदय परिवर्तन करा देगी, उनको सोचने में विवश करेगी कि ठीक है, आज तुम हमारे साथ हिंसा कर रहे हो, आज तुम्हारे साथ गलत कर रहे हो, हम हिंसा का जवाब हिंसा से इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे अंदर तुमसे ज्यादा शक्ति है। हम ऐसा नहीं कि अगर हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दे रहे तो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम कमजोर हैं, हम हिंसा का जवाब हिंसा से इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे अंदर ज्यादा मॉरल वैल्यू है, हमारे अंदर ज्यादा शक्ति। तो वही चीज गांधी कह रहे हैं कि देखिए, जो सत्याग्रही है वो शक्तिशाली है, और जब वो इस चीज को स्पष्ट कर देते हैं कि सत्याग्रही जो व्यक्ति होगा वो कष्ट सहेगा, ये चीज तो उन्होंने स्पष्ट कर दी। जब आप अहिंसा के मार्ग पे चलोगे, सत्य के आग्रही होगे, तो अगर आपको कोई भी रास्ते में कोई अगर पीड़ा पहुंचेगी, रास्ते में कोई आपको कष्ट पहुंचेगा या दूसरा आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो भी आप अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका एक परिणाम क्या निकल के सामने आ जाएगा? इसका परिणाम तो यही निकल के सामने आ जाएगा कि हिंसा का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। श्री अरविंद के निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा का ऑप्शन है, कब? जबकि सामने वाला हिंसा करे। गांधी के सत्याग्रह में हिंसा का ऑप्शन इसलिए खत्म हो गया, वो कह रहे अगर सामने वाला हिंसा करेगा, आपको चोट पहुंचेगी, आपको कष्ट पहुंचेगा, आपको पीड़ा पहुंचेगी, तो आप उसको सहो, आप अपने अहिंसा के मार्ग से विचलित न हो। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा शक्तिशाली हैं, आपका मॉरल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, आप जो है सत्य के आग्रही हैं, आप जो है एक जो है बड़े स्तर पे जो है आप व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। तो वही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि गांधी के सत्याग्रह और श्री अरविंद के निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर है। निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग विकल्पहीनता, शक्तिहीनता के कारण किया जाता है, और इसमें प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसा के प्रयोग से इनकार नहीं किया जाता। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। आगे मैंने लिखा है कि लेकिन जो सत्याग्रह है वो विकल्पहीनता व शक्तिहीनता नहीं है, क्योंकि अहिंसा के मार्ग पे चलने वाला सत्य का आग्रही कमजोर नहीं है, वो शक्तिशाली होता है और उच्च मानवीय मूल्यों से युक्त होता है। ये बात तो हो चुकी है कि जो सत्याग्रही है वो कमजोर नहीं है, वो शक्तिशाली है, उसके अंदर हाई मॉरल वैल्यूज हैं, हाई ह्यूमन वैल्यूज हैं। और चूंकि सत्याग्रही किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेता, वस्तुतः सत्याग्रह की संकल्पना में कष्ट सहन को अनिवार्य मानने से ही हिंसक साधनों को अपनाने की संभावना स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, कि अगर उन्होंने इस चीज को मान लिया कि जो सत्याग्रह की जो संकल्पना है उसमें कष्ट सहन एक इसेंशियल फीचर है, कि आप कष्ट सहेंगे, कष्ट सहने की आपके भीतर क्षमता है, तभी आप सत्याग्रही होंगे। तो अगर आप कष्ट सहन को, सफरिंग को अगर आपने इसेंशियल फीचर मान लिया,
तो इसका मतलब है कि फिर उसमें हिंसा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो श्री अरविंद के निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा का ऑप्शन खुला है, लेकिन गांधी के सत्याग्रह में हिंसा का कहीं कोई ऑप्शन खुला हुआ नहीं है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और गांधी जो है ये कहते हैं कि जो सत्याग्रही है वो 5 बातों पर ध्यान देता है। ठीक है, वो कौन कौन सी 5 बातें हैं जो बहुत सिंपल तरीके से मैंने लिखी हैं। वो 5 बातों में वो कहते हैं कि पहली चीज क्या है कि विरोधी को हानि न पहुंचाना, विरोधी को हानि न पहुंचाना बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना। तो ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जो सत्याग्रही है वो हिंसा का सहारा लेता नहीं है, खुद कष्ट सह लेगा, खुद पीड़ा सह लेगा, लेकिन विरोधी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने को इस तरीके से केंद्र में रख रहा है, कष्ट सह के पीड़ा उठा के भी वो अपने आप को इस तरीके से एक केंद्र में रख रहा है कि जहां से वो इस तरीके का इंप्रेशन जनरेट करेगा कि जिससे अल्टीमेटली गांधी का मानना है कि जो विरोधी है उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, कि अगर जो है विरोधी ने आपके खिलाफ हिंसा की और जब विरोधी ये देख रहा है कि यार मैं इसके खिलाफ हिंसा भी कर रहा हूँ, मैं इसको मार भी रहा हूँ, मैं इसको पीट भी रहा हूँ, मैं इसको जो है 10 तरीके की जो है शारीरिक क्षति पहुंचा रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लिए अच्छा ही बोल रहा है, ये हमारे खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोल रहा, हमें गाली भी नहीं दे रहा है और हमारे लिए एक अच्छा भाव प्रदर्शित कर रहा है। तो जब विरोधी इस चीज को देखेगा कि भाई इस तरीके की स्थिति में रह के भी अगर ये इस तरीके से अगर ये जो है पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है और मॉरल रिस्पांस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से उससे क्या होगा कि उससे जो है विरोधी का हृदय परिवर्तन होगा। तो गांधी की जो सत्याग्रह की जो अवधारणा है वो बेसिकली विरोधी के हृदय परिवर्तन की अवधारणा है कि सत्याग्रही अपने आप को इस तरीके से केंद्र में रखता है कि जहां से वो विरोधी का हृदय परिवर्तन करा सके। इसीलिए वो कहते हैं कि विरोधी को शत्रु न समझना। वो कहते हैं कि ये तभी संभव होगा कि जब आप विरोधी को शत्रु न समझें और उसको उसकी बुराई से अलग करके देखें, आप उसको इनमी न समझें, आप उसको एक तरीके से ट्रीट करें। जैसे कि आप कोई बीमारी ठीक करते हैं, तो बीमारी ठीक करते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो, तो अगर आप उसका इलाज करेंगे तो वो आपके खिलाफ वो हिंसा भी कर सकता है, वो आपके खिलाफ मारपीट भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फिर वहां पे जो है उसकी हिंसा का जवाब उसको हिंसा से देंगे, क्योंकि आप वहां पे एक डॉक्टर की भूमिका में है। तो अगर आप किसी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, बीमारी के दौरान अगर वो व्यक्ति आपको गाली भी देगा तो आप उसको सहेंगे, फिर भी आप उसका इलाज करेंगे। तो वही चीज वो कहते हैं कि आप विरोधी को शत्रु मत समझिए, आप उसका एक तरीके से उपचार करिए। ठीक है, वहां पे जो आपका भाव है उसको करेक्ट करने का है। वहां पे वो एक पेरेंटल अप्रोच भी हो सकता है कि जैसे कि कोई माता पिता अगर उनके बच्चे अगर गलती करते हैं तो फिर भले ही वो बच्चे गुस्से में बहुत सारी चीजें कह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो टॉलरेट करते हैं और टॉलरेट करके हमेशा उनको अच्छी बात ही बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे विरोधी को शत्रु न समझना, एक पेरेंटल अप्रोच रखना, और जो जो बात उन्होंने कहा कि जो पापी और पाप में जो अंतर करते हैं कि भाई जो जो पापी है उससे पाप को आप अलग करके देखो। ठीक है, उससे आप देखो कि जो जो बुरा करने वाला है और उसकी जो बुराई है उससे अलग करके देखो। जो वो कहते हैं ना कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, वो वाला जो भाव है ना, कि आप पाप से घृणा करो, आप पापी से नहीं, क्योंकि वो भटका हुआ है। ठीक है, वो मिसगाइडेड है, उसके ऊपर कुछ बुरी प्रवृत्तियां हावी, वो बुरा है नहीं। अगर हम उसकी बुराई को उससे अलग कर देंगे तो वापस वो जो है सही व्यक्ति हो जाएगा। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि आप विरोधी को उसकी बुराई से अलग करके देखो। ऐसा नहीं कि आप विरोधी पे ही आप पलट के आक्रमण कर दो। आप मानो कि ठीक है वो बुरा कर रहा है, लेकिन वो बुरा है नहीं, अगर हम उसकी बुराई का ट्रीटमेंट कर देंगे तो वापस वो एक भला इंसान बन जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि हिंसा का उत्तर कभी भी हिंसा से न देना। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम जो है ज्यादा हिंसा में ही होगा। ठीक है, तो वो जो उनका एक वाक्य है जिसमें उन्होंने कहा था कि आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि आंख के बदले आंख, ठीक है, ये जो है पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। कि अगर किसी व्यक्ति ने आपकी आंख फोड़ी और आपने बदले में उसकी आंख फोड़ दी तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम तो ये होगा कि एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो वही वो लॉजिक दे रहे हैं कि अगर कोई आपके साथ हिंसा कर रहा है,
और आप उस हिंसा का जवाब भी अगर आप हिंसा से देंगे तो जो जो नेट रिजल्ट आएगा वो तो ज्यादा हिंसा का होगा। तो बेहतर होगा कि आप उसकी जो सामने वाले की जो हिंसा है उसे आप बर्दाश्त करें, उसको आप सहें। और जब आप उसकी हिंसा को बर्दाश्त करेंगे, सहेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जब सामने वाले को रियलाइज होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। उस दिन उसका हृदय परिवर्तन होगा। तो वहां पे हिंसा तो हुई, लेकिन वो हिंसा लिमिटेड रही, फिर वो सिलसिला आगे बढ़ा नहीं। लेकिन उसने हिंसा की, सामने वाले ने हिंसा की, आपने हिंसा का जवाब हिंसा से दिया, तो दुश्मनी बढ़ती गई, शत्रुता बढ़ती गई, ज्यादा लोग मरते गए, ज्यादा लोगों का नुकसान होता चला गया। तो वो सिलसिला कहीं रुकने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हिंसा का उत्तर कभी भी हिंसा से न देना, क्योंकि इसका परिणाम जो है ज्यादा हिंसा में ही होता है। दो बातें और वो कहते हैं कि सत्याग्रह में घृणा का कोई स्थान नहीं है। तो ये बात तो पहले ही हो चुकी है कि वो कहते हैं कि भाई आप विरोधी को शत्रु न समझें। तो अगर आप विरोधी को शत्रु नहीं समझ रहे हैं, उसके प्रति भी आप एक अच्छा भाव रख रहे हैं, उसके प्रति भी आप जो है सम्मान प्रकट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके प्रति कोई, आपके मन में कोई हेट्रेड नहीं है, आपके मन में कोई उसके प्रति घृणा नहीं है। तो आप घृणा का भाव न प्रदर्शित करें, न रखें। ठीक है, आप हाई मॉरल वैल्यूज से युक्त है, उच्च मानवीय मूल्यों से युक्त है, तो आपके उसमें जो है घृणा का कोई स्थान नहीं है। और फिर वो कहते हैं फाइनली कि जो सत्याग्रही है वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, वो स्वतः अनुशासित है, आत्मशुद्धि की भाव है उसके भीतर, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और आत्मशुद्धि है। आत्मशुद्धि का मतलब उसके अंदर किसी तरीके का कोई ऐसा विकार नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा ग्रीड नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा लालच नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा निहित स्वार्थ नहीं है, वो सेल्फिश नहीं है, वो ग्रीडी नहीं है कि वो लालच के वश या स्वार्थ के वश ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो सत्य का आग्रही है, जिसमें कि सेंस ऑफ राइटफुलनेस है, सेंस ऑफ जस्टिस है, सेंस ऑफ वेलफेयर है। तो चूंकि वो ऐसे उच्च मूल्यों से के लक्ष्य के लिए वो कार्य कर रहा है, तो उसमें कोई ग्रीडीनेस नहीं है, उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, तो उसमें आत्मशुद्धि है। और जो बात पहले भी मैंने कही कि उसमें नैतिक बल है, उसमें मॉरल फोर्स है, वो शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉरल फोर्स है। ठीक है, उसके हाथ में हथियार नहीं है, उसको हथियार उठाना भी नहीं है, लेकिन उसके भीतर का जो बल है वो हथियारों से बड़ा बल है, क्योंकि उसका मॉरल फोर्स है। तो वही चीज फाइनली लास्ट में मैंने लिखा भी है कि ये जो सत्याग्रह की जो संकल्पना है, इसका जो प्रयोग है वो गांधी सिर्फ औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ ही नहीं करने की बात करते हैं कि भाई ठीक है, सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो हम अंग्रेजों के खिलाफ करें, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी तरीके से अगर अन्याय है, कहीं भी किसी तरीके से शोषण है, कहीं भी किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे सोसाइटी में है कि अगर किसी खास जाति के प्रति अगर अस्पृश्यता है, भेदभाव है, मंदिरों में प्रवेश नहीं लेने दिया जाता, सार्वजनिक जो जल स्रोत हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, वहां से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, जो समाज की जो निम्न जाति है, तो वहां भी जो है सत्याग्रह का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी तरीके से कोई इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है कि कोई कैपिटलिस्ट है वो मजदूरों का शोषण कर रहा है, तो वहां भी सत्याग्रह का इस्तेमाल किया जा सकता है, सत्याग्रह की टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है। या इवन वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, कि जहाँ राज्यों के बीच में संघर्ष हो रहा है, राष्ट्रों के बीच में भी संघर्ष हो रहा है, जहाँ पे कि युद्ध हो रहा है, तो वहां भी वो कहते हैं कि सत्याग्रह के तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों कहते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने कहा था कि जो जर्मनी की जो सेनाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं, तो जब जर्मनी की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रही, और जो लोग उनका उनका जवाब जर्मनी की ही भाषा में दे रहे हैं, हिटलर की सेनाओं का जवाब हिटलर की भाषा में दे रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने भी जो है जंग छेड़ रखी, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम जो है बड़े पैमाने पर हिंसा होगी, ज्यादा हिंसा होगी, जो हुई भी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे करना क्या है कि ठीक है, अगर जर्मनी की सेना हिंसा करते हुए आगे बढ़ रही, तो लोग जाए और उनके आगे निहत्थे लेट जाए। तो एक बार वो निहत्थे लोगों की लाश से गुजरेंगे, 2 बार वो गुजरेंगे, 3 बार गुजरेंगे, तो अल्टीमेटली फिर उनको उनके अंदर ये सेंस जगेगा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से उनका हृदय परिवर्तन होगा, और जो एंड रिजल्ट होगा उसमें इतनी बड़ी मास कैजुअलिटी नहीं होती अगर लोग जो है सत्याग्रह के तरीके का इस्तेमाल करते। तो वही वो कहते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है औपनिवेशिक सत्ता के विरोध तक ही सीमित नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी शोषण को रोकने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी
अगर राष्ट्रों के मध्य अगर युद्ध वगैरह होता है तो वहाँ भी आप सत्याग्रह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जिस तरीके से आज दुनिया में राष्ट्रों के बीच में संघर्ष हो जाता है, वहाँ पे अब वो निरंतर युद्ध की तैयारी में रहते हैं, हथियारों की खरीद करते हैं, उससे कभी युद्ध होता है तो बड़े पैमाने में विनाश होता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप इस तरीके पे चलेंगे तो उसका जो अंतिम परिणाम होगा वो इस दुनिया को, वो इस विश्व को एक बेहतर विश्व बनाने में वो संभव होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि गांधी के सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो सिर्फ औपनिवेशिक सत्ता के विरोध तक ही सीमित नहीं था। उनका मत था कि इसका प्रयोग सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए, आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त शोषण को समाप्त करने के लिए व राष्ट्रों के मध्य युद्ध इत्यादि को भी रोकने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने जो है सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को देखा। और मैंने जैसा कि शुरू में आपसे कहा था कि मेरा प्रयास होगा कि गांधी के बारे में जो भी हम लोग बात करें तो उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करें, क्योंकि सुनने में जो शब्द आसान लगते हैं, जैसे मान लीजिए सत्य एक शब्द है, अब सुनने में आसान लगता है, लेकिन अब आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे गांधी के अनुसार, ये वहां पे आपको ध्यान देना। अहिंसा सुनने में तो बहुत आसान है, हर आदमी ने सुन रखा है कि भाई गांधी ने सत्य अहिंसा की बात की, लेकिन अब अगर आपको लिखना है सत्य के बारे में, आपको लिखना है अहिंसा के बारे में, दोनों में कोरिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो वो आप किन शब्दों में करेंगे, तो उसी के हिसाब से मैंने लेक्चर्स को तैयार किया है, ताकि एग्जाम में कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए सत्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, सत्याग्रह के बारे में, तो आप बहुत संतुलित शब्दों में, बहुत स्पष्टता के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी आप बातों को वहाँ पे लिख सकें। तो ये सारी बातें जो मैंने लिखी हैं पीपीटी में, उसको आप अनिवार्य रूप से अपने नोट्स में लिख लेंगे और फिर इन्हें एक बार पढ़ेंगे। कोई समस्या होगी तो हमें कम्युनिकेट करेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में गांधी से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।